अगर आज मैं आपकी जगह होता, बस एक छोटे से एडवांटेज के साथ, कि पिछले 3-4 साल का जो हमारा इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ब्रांचेस, सिलेबस, करिकुलम, जॉब मार्केट, कॉलेज लाइफ, सभी चीज़ों के बारे में जितना भी हमने पिछले 3-4 साल में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदर किया है, अगर वो आज मेरे पास है और मैं आपकी जगह होता, यानी कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, देन मैं अपने डिसीजंस किस प्रकार लेता? कॉलेज वर्सेस ब्रांच का डिसीजन हो, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना हो, या फिर डिफरेंट काउंसलिंग्स वगैरह हैं, बहुत से क्रिटिकल डिसीजन हमें लेने होते हैं, तो किस प्रकार से मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के साथ चलता? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बहुत क्विकली चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अगर आज आपकी जगह होते तो मैं किस प्रकार से अपने इंजीनियरिंग कॉलेज डिसीजंस ले पाता या फिर लेता, जो भी चीज़ें हैं। तो बहुत ही क्विकली स्टार्ट करूंगा सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, कॉलेज वर्सेस ब्रांच। तो बहुत ही सिंपल आंसर रखूंगा कि अगर टीयर 1 टॉप आईआईटीज में आपका एडमिशन हो रहा है, देन मैं वहां पर कॉलेज को प्रेफर करता ओवर ब्रांच। क्योंकि यहां पर आप जितना बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ले लो, मान लेते ब्रांच अगर थोड़ा सैक्रिफाइस करना भी पड़ रहा है, मैटर नहीं करेगा, क्योंकि टॉप आईआईटीज एंड टीयर 1 इंस्टीट्यूट्स में लगभग सारे ब्रांचेस में बढ़िया प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और भले ही आप जैसे से नीचे आते हो, अब देखते हो एवरेज पैकेज थोड़ा कम हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर कोर के पैकेजेस आप देख लो वो थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। बट अगर अब जो स्टूडेंट का रहता है भैया मुझे आईटी सेक्टर में ही जाना है, तो आईटी सेक्टर के जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं टीयर 1 इंस्टीट्यूट टॉप आईआईटीज में, सारे ब्रांचेस में ऑलमोस्ट आप अलाउड होते हो। तो इसलिए मैं अगर टीयर 1 इंस्टीट्यूट टॉप आईआईटीज में एडमिशन होता तो मैं पहले कॉलेज देखता जितना बेहतर से बेहतर मुझे कॉलेज मिल सके। बट जैसे जैसे हम नीचे आते भैया टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स की तरफ, यहां पर मैं बेशक 100% पहले ब्रांच को प्रेफर करता ओवर कॉलेज, अगर मैं प्लेसमेंट सेंट्रिक सोच रहा हूं तो। अगर मुझे कॉलेज से एक बढ़िया पैकेज वगैरह लेकर निकलना है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है, यहां पर मैं बेशक अपने पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि स्टूडेंट्स का रहता है कि भैया सीएससी में बढ़िया पैकेजेस मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देख लो टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स में, आप सीएससी में ही जो प्लेसमेंट्स अगर कुछ हो भी रहे हैं, आप सीएससी में ही देखोगे। बाकी जगहों पर कोर कंपनीज की स्थिति बहुत खराब है, कोर प्लेसमेंट्स कोर पैकेजेस की टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स में। इसलिए मैं यहां पर सीएससी को प्रेफर करता, अपने मतलब बढ़िया ब्रांच को प्रेफर करता ओवर कॉलेज। अब यहां पर आप दूसरे ब्रांचेस को भी चूज कर सकते हो, सिर्फ उस सिचुएशन में अगर आपको ठीक है भैया बढ़िया कॉलेज में आपका मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे तो जाना इसी ब्रांच में है। अगर ब्रांच आपका बहुत फेवरेट बन जाता है, मैं दूसरे और किसी ब्रांच से पढ़ना ही नहीं चाहता, देन आप उस केस में ब्रांच को प्रेफर कर सकते हो। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एक सर्टेन ब्रांच ले सकते हो, वो आपकी डिसीजन है। लेकिन मैं कहूंगा कि सीएससी वगैरह टीयर 3 टीयर 4 में प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होता है। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल फेवरेट ब्रांच है, देन वो टीयर 3 टीयर 4 में भी ले सकते हो। अगर आप भले ही प्लेसमेंट्स वगैरह ना हो उस ब्रांच में, आप गेट वगैरह का प्रिपरेशन करके आईआईटी या फिर पीएसयू वगैरह क्रैक करना चाहते हो, आईआईटी सेमटेक या फिर पीएसयू, वो आपका डिसीजन है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया कि मैं यहां पर किस प्रकार से कुछ ब्रांचेस के बारे में अभी तक हमारे पास क्या कुछ डेटा मिला है। बहुत से स्टूडेंट्स इस फेज में बिना बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेशन के गाइडेंस के सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांचेस बनते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर कोर किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज सेम कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पास कोर कंपनीज की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो बराबर बनेंगी। बट इलेक्ट्रिकल एक सर्किटल ब्रांच है और मैकेनिकल नॉन सर्किटल। तो आईटी सेक्टर की जब कंपनी जाती है तो इलेक्ट्रिकल को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है आपके मैकेनिकल के कंपैरिजन में, खासकर आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, जिनमें पैकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। तो अगर आपको आईटी डोमेन में ही प्लेसमेंट पैकेजेस लेना है, देन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फार बेटर ऑप्शन बन जाता है मैकेनिकल से। इसके अलावा कुछ चीज़ें, जैसे मुझे केमिकल के बारे में नहीं पता था, तो ऐसे मुझे केमिकल कहीं मिल भी नहीं रहा था। बट कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स को शुरू में नहीं पता होती हैं, जैसे केमिकल, अगर आप केमिस्ट्री से डरते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग से डरने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सोचते भैया केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग में भी केमिस्ट्री होगा, मैं केमिकल नहीं लूंगा। बट ऐसा नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी उतना ही केमिस्ट्री जितना बाकी सारे किसी दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांच में फर्स्ट ईयर में जितना आप पढ़ते हो, एज ए कॉमन सब्जेक्ट मोटा मोटी उतनी ही केमिस्ट्री आपको केमिकल इंजीनियरिंग में भी देखने को मिलेगी। केमिकल इंजीनियरिंग मोस्टली आपके पेट्रोलियम, एनर्जी सेक्टर वगैरह, ऑयल रिफाइनरीज की तरफ ज़्यादा डील करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि मेटलर्जी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेसमेंट्स जा रहे हैं, तो किसी कॉलेज में मुझे थोड़े पीछे रैंक पर भी मेटलर्जी मुझे मिल जा रहा है, तो
मैं थोड़े से और मतलब खराब थोड़े से और लोअर कॉलेज में मैकेनिकल क्यों प्रेफर करूं एट हायर रैंक, हायर कट ऑफ? ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा बेहतर कॉलेज में मेटलर्जी मिल रहा है और मुझे थोड़े से लोअर कॉलेज में मैकेनिकल मिल रहा है, तो मैं मेटलर्जी ही क्यों ना ले लूँ एक बढ़िया कॉलेज में, जब ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर प्लेसमेंट्स हैं। यहाँ पर समझिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से 3 ब्रांचेस अगर समझ लो, मेटलर्जी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन। तो मैकेनिकल से ही 2 ब्रांचेस निकले हैं, प्रोडक्शन और आपके मेटलर्जी। मेटलर्जी मेनली अगर इंडिया के स्कोप के हिसाब से बात कर लो तो स्टील सेक्टर की कंपनीज अगर मेटलर्जी के लिए आ रही हैं, क्योंकि स्टील सेक्टर मेटलर्जी मोस्टली मेनली डील करता है, मैकेनिकल के लिए भी खुलेंगी। आपका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं मेनली सप्लाई चेन वगैरह कंपनीज के बारे में अगर आप बात करते हो, वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हो गया, तो वो भी मैकेनिकल से ही निकला है। तो अगर सप्लाई चेन की कंपनी आएंगी तो मैकेनिकल के लिए भी खुलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े थोड़े सबसेट्स हैं, मेजॉरिटी कंपनी मैकेनिकल के लिए खुलेगी, आपके लिए कुछ सबसेट्स हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी वाइज मैकेनिकल आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना हो, हर जगह कहीं ना कहीं मैकेनिकल आपके पास ज़्यादा एज लेकर आ रहा होगा। ठीक है, अब हालांकि वो बात अलग है कि जितने भी कंपनीज आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सबकी पैकेजेस सिमिलर होंगे, इसलिए एवरेज पैकेज आपको तीनों का सेम देखने को मिलता है। आपके कॉलेज ने इतना फाइट मारा कि हम लगभग 100% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करा सकें, तो सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया, इसलिए आपको प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट तीनों ब्रांच का सेम दिखता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज मैकेनिकल काफ़ी ऊपर है मेटलर्जी एंड प्रोडक्शन से। ठीक है भैया, अब अगर हम आगे बात कर लें कि कुछ ब्रांचेस जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, भैया ये बीटेक ब्रांच है, बट कैसा सा ब्रांच है? देखो यार, इसके अंदर मोस्टली जो बीटेक ब्रांचेस होते हैं आपके इंडस्ट्रियल साइड पे ज़्यादा होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह, इंडस्ट्री रेडी आपको बनाया जाता है। बट इंजीनियरिंग फिजिक्स एक रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच है। तो इस प्रकार से जिस भी ब्रांच के बारे में अब देखो कितनी नई नई चीज़ें पता चल रही होंगी। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि शुरू में आपको लगता होगा भैया ये तो ऐसा ही होता है, बट अभी जब आप जान रहे हो सकता है आपके लिए चीज़ें बहुत सारी कुछ ऐसी हो जो नई हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको लगता हो भैया आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का शायद स्कोप नहीं इंडिया में, बट अगर आप टियर 1 टियर 2 इंस्टीट्यूट में जाते हो देन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत 20-30-40 LPA का पैकेज आपको देखने को मिलता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर आपके प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड दोनों प्रकार के होते हैं, हाई एंड पैकेजेस एंड मास रिक्रूटर्स, उसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स में भी टियर 1 एंड टियर 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हमें कौन बताएगा? ये चीज़ें हमें बताएंगे या तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन जिन्हें इन डोमेन में नॉलेज हो, या फिर आप पर्टिकुलरली जिस इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर वो ब्रांच आपको पसंद आया डायरेक्टली उनके स्टूडेंट्स से लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे उस इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करिए और पीपल का फिल्टर लगा दीजिए, सारे लोग आ जाएंगे। अब उस पर्टिकुलर ब्रांच को बस ढूंढ लीजिए, ढेर सारे लोग आए होंगे, प्रोफाइल पे जा जाकर देख लीजिए कौन किस ब्रांच से है, ऐसे आपको अपने फेवरेट इंस्टीट्यूट के फेवरेट ब्रांच के लोग मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूट और उस ब्रांच के बारे में सारी चीज़ें उनसे पूछ सकते हो। ये तो चीज़ें होंगी भैया। अब चलो कोई सर्टेन इंस्टीट्यूट पसंद आया तो उसका प्लेसमेंट डिटेल्स भी तो मुझे जानना होगा, क्योंकि भैया इंस्टीट्यूट वेबसाइट वगैरह पे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में तो 100% प्लेसमेंट परसेंटेज, बहुत बढ़िया एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज सब कुछ बता दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक होता है, कई बार फेक प्लेसमेंट्स दिखाए जाते हैं। फेक प्लेसमेंट मतलब ऐसा नहीं कि जो दिखाया जा रहा है वो है ही नहीं, वो है, बट जो उससे इमेज बना है वो इमेज नहीं। कई बार स्टूडेंट्स जो देख कर जाते हैं, जो परसेप्शन बनता है दिमाग में, इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो पता चलता है भैया ये तो बिल्कुल ही अलग है। और ऐसा होता है आधा डेटा शो करने की वजह से, इनफैक्ट वेरी लेस देन 0.5% ऑफ, मतलब आधे से भी काफी कम डेटा जब वो शो करते हैं और सिर्फ वो डेटा शो करते हैं जो बढ़िया या दिखाने लायक डेटा है, वहां पे गलत परसेप्शन इमेज बनता है। इसके बारे में ऑलरेडी 1-2 वीडियो हमने बहुत डिटेल में बना रखा है, आप जाओगे हमारे चैनल पर, ये सारे वीडियोज आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, जो अभी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन डिसीजन को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। आप एक सही डिसीजन ले पाओगे अगर थोड़ा समय देते हो। तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात कर ले भैया कि कितने काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ये भी नहीं, और कम से कम सिर्फ 1-2 काउंसलिंग ये भी नहीं। समझो अगर आपका रैंक 30-40 हज़ार के बाद का है, 50,000, 60,000, 70,000, देन ट्राई करिए सिर्फ जोसा सीसेप काउंसलिंग के ऊपर मत रहिए। ठीक है, हो सकता है जोसा सीसेप में आपको एक सूटेबल ऑप्शन मिल रहा हो, बट जिस प्रकार का आपका रैंक है, हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको और एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे होम स्टेट रिजर्वेशन की बदौलत।
बहुत से ऐसे स्टेट लेवल काउंसलिंग होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं सिर्फ अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे मतलब कि उन स्टेट के अलावा और किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे बिहार, झारखंड वगैरह आप बात कर लो। और इनफैक्ट अगर आप बात करते हो वेस्ट बंगाल, जादवपुर यूनिवर्सिटी आप सुने होंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट की वजह से WBJE का एग्जाम देते हैं। 90% रिजर्वेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए, तो ऑलमोस्ट तो कह लो कि अपने स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं। DTU NSUT का नाम सुने हो, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू 85% रिजर्वेशन सिर्फ अपने दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। तो आपके होम स्टेट में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है जो आपके लिए अलग रिजर्वेशन, कॉमेड के का नाम सुने होंगे, KCET आपका अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। आपके कॉमेड के वाले जितने कॉलेजेस हैं उनके लिए एक और एग्जाम होता है KCET। अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए अलग सीट्स होती हैं ताकि आप कम रैंक पर भी आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अपने होम स्टेट लेवल काउंसलिंग को कभी मत भूलिए, इसके ऊपर भी हमने एक बहुत डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, कुछ बातें जो हमें काउंसलिंग के समय ध्यान देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें हमेशा अपने पास रेडी रखने समय से पहले, क्योंकि कई बार होगा कि डॉक्यूमेंट्स के चलते 1-2 डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है जिसके वजह से आप हो सकता है काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। डॉक्यूमेंट्स कौन से जरूरी है भैया? जैसे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट रेडी रख सकते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रेडी रख सकते हो, अपने क्लास 11, 12 वगैरह का, सॉरी क्लास 12 बोर्ड्स। फिर इसके बाद आपका क्लास 12 का मार्कशीट हो सकता है, पासिंग सर्टिफिकेट होगा, आप अपने कोई एक नेशनल ID कार्ड जैसे आधार कार्ड वगैरह तो कुछ तो होगा ही। इसके साथ आप रेडी रखोगे, अगर JEE मेन के थ्रू एडमिशन ले रहे हो देन JEE मेन का एडमिट कार्ड हो गया, JEE मेन का मार्कशीट हो गया, आप रैंक शीट जो होता है, रैंक कार्ड जिसपे रैंक वगैरह आपका लिखा होगा। फिर इसके साथ मान लेते हैं WBJE या MST CET या कॉमेड की कुछ दूसरा एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर ले, बिट सेट वगैरह, देन इनका स्कोर कार्ड वगैरह एकदम हैंडी रेडी रखोगे। अगर आप किसी होम स्टेट रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हो देन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो देन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। अगर आप ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको कहीं इनकम फी कुछ ट्यूशन फी वेवियर मिल सकता है देन इनकम सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जैसे बेसिक डिटेल्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काउंसलिंग्स आपके पास ये चीजें होती हैं। कुछ पैसे का जुगाड़ हमारे पास पहले से होना चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट लोन के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। जैसे जोसा सी साहब काउंसलिंग के बारे में बात कर लें, देन फॉर OBC जनरल कैंडिडेट आप जब स्टूडेंट लोन तक पहुंचोगे, यानी कि फाइनली जब आपका किसी एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, उससे पहले 70-75 हज़ार रुपए, 70 से 80 हज़ार रुपए हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उस हिसाब से 70 से 80 हज़ार रुपए आपसे डिमांड किए जाएंगे काउंसलिंग के दौरान ही, 2 फेज में। एक सीट एक्सेप्टेंस फी जो कि लगभग 30 से 40 हज़ार होगा और दूसरा पार्शियल एडमिशन फी 30 से 40 हज़ार होगा। ठीक है, ये जो ट्यूशन फी वगैरह मिलता है OBC जनरल के लिए, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर तब आपको मिलते हैं, जो आपने पैसे जमा किए थे। अगर आपका ट्यूशन फी वेयर मिल रहा होगा, बचे हुए पैसे रिफंड मिलते हैं स्टूडेंट बैंक अकाउंट में। तो ये ध्यान रखिए, भले ही आपने जोसा सीसेब या फिर इंस्टीट्यूट को जो पहला पैसा दिया है पेरेंट्स बैंक अकाउंट से पे किया होगा, लेकिन स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना जरूरी है जो इंस्टीट्यूट से पैसा वापस आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लें। ठीक है, दूसरी बात भैया कि इनके डेडलाइंस, अगर आप एक से ज़्यादा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जो भी डेडलाइंस वगैरह हैं इनके टाइमलाइंस बिल्कुल हैंडी रखिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे 2-3 काउंसलिंग में स्टूडेंट्स डेट्स वगैरह में कंफ्यूज जाते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया, कभी फ्रीज लॉक करना, चॉइस फिलिंग छूट गया, तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो डेट्स हमेशा चेक करते रहिए, और जितने भी डेट्स हैं, क्योंकि मल्टीपल डेट्स होते हैं किसी भी एक काउंसलिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें हैंडी रखिए, प्रिंट करा के कहीं लगा लीजिए, जो करना है मतलब आपके सामने होना चाहिए। ये सारे कुछ बेसिक डिटेल्स है जिनका आप जरूर से जरूर ख्याल रखें। और बाकी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जोसा सीसेब या फिर डिफरेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आपने जिस भी किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, आप चाहे अभी किसी भी ईयर ऑफ कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट हो चुके हो, आपके तरफ से स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग को लेकर क्या सजेशन है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे दिवासरा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।